द मोनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज का ये तज्जिया किसी आम खबर पर नहीं, बल्कि हमारी डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी है। बिल्कुल। और ये रिसर्च असल में उस रियल डेटा पर बेस्ड है जो हमने डीपली एनालाइज किया है। जी हाँ, तो आज की इस इन डेप्थ डिस्कशन में हम पाकिस्तान की एक इंतहाई कदीम और अहम फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखने वाले हैं। मेरा मतलब है द सर्ल कंपनी लिमिटेड, यानी SEARL की मालियाती कारकर्दगी। ये कंपनी 1965 में बनी थी और अब ये इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी है, जिसके पास इसके तकरीबन 52% शेयर्स हैं। सही। और सर्ल का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल आता है, लेकिन जो डेटा हमने देखा है वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, एक ऐसी कंपनी का तसव्वुर करें जिसने कोविड-19 की आलमी वबा में जब सब डूब रहे थे तब बेपनाह मुनाफा कमाया, फिर 2024 में अरबों रुपए का नुकसान उठाया और फिर अचानक 2026 के पहले 9 महीनों में अपने मुनाफे में 759% का अजीम इजाफा करके सबको हैरान कर दिया। ये 759% का जंप कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी मार्केट को सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, इसको जरा खोल कर देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे असल असबाब क्या हैं। जी जरूर। और इस मार्केट रिसर्च से हमें समझ आएगा कि लोकल इंडस्ट्री असल में किन आलमी और मुकामी चैलेंजेस का शिकार होती है, और ये भी कि सही सरमायाकारी और पॉलिसी से क्या और कैसा बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2019 से, मतलब तूफान आने से पहले का मंजर कैसा था। 2019 में सील की सेल्स तकरीबन 14.85% बढ़कर 14,537 मिलियन रुपए हो गई थी। सेल्स तो बढ़ रही थीं, लेकिन मसला प्रॉफिट के साथ था। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि सेल्स बढ़ने के बावजूद उनके मुनाफे में कमी आई, और वजह ये बताई गई कि रुपए गिर रहा था और उन्हें API इंपोर्ट करना पड़ता था। अच्छा, यहाँ मैं आम देखने वालों की आसानी के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि ये API असल में होता क्या है? देखें, API का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये असल में दवाई का वो मेन कीमियाई हिस्सा है जो आपकी बीमारी का इलाज करता है। यानी गोली का वो हिस्सा जो असल में असर करता है, बाकी सब तो फिलर होता है ना? बिल्कुल सही। गोली का बाकी 99% हिस्सा सिर्फ पाउडर या स्टार्च होता है। असल चीज API है। अब क्योंकि हमारी लोकल फार्मा इंडस्ट्रीज ज्यादातर API इंपोर्ट करती है, खास तौर पर चाइना या इंडिया से, तो इसलिए जब लोकल करेंसी यानी रुपया गिरना शुरू हुआ तो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स अचानक बढ़ गई। सही। यानी उनकी दवाई बनाने की लागत बढ़ गई और वो कीमतें उस हिसाब से बढ़ा नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। क्योंकि प्राइसेस तो रेगुलेट होती है ना, तो लागत बढ़ी और मुनाफा दबाव में आ गया। अच्छा, फिर आता है 2020, और ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब दुनिया रुकी हुई थी, सब घरों में बंद थे, तो फार्मा सेक्टर के लिए ये वायरस एक किस्म का बून यानी नेमत बन गया। वाकई ये एक अजीब मुखालिफ सिमत का असर था। हाँ, देखे ना, उनका मार्केट शेयर 5.3% से बढ़कर 6.5% हो गया और रेवेन्यू 16,657 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज ये हुई कि उन्होंने अपनी सब्सिडरी से टॉल मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। ये एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक फैसला था, और इसको समझने के लिए हमें GP मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखना होगा। GP मार्जिन का मतलब है दवाई बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद जो बचा हुआ मुनाफा होता है। सही। जब आप किसी थर्ड पार्टी से दवाई बनवाते हैं यानी टोल मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, तो उनको एक कट देना पड़ता है। 2020 में सर्ल ने ये बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका GP मार्जिन डायरेक्ट 49.93% तक जम कर गया। अरे वाह! अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे एक रेस्टोरेंट किसी थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस को पे करना बंद कर दें और खुद डिलीवरी शुरू कर दे, जिससे सारा मार्जिन उसकी अपनी पॉकेट में आना शुरू हो जाए। बेहतरीन मिसाल है ये। बिल्कुल ऐसी ही मैथ्स यहाँ भी अप्लाई हुई। मार्जिन तो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, लेकिन अगले ही साल एक नया मसला खड़ा हो गया। आप 2021 वाले कर्ज की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। 2021 में इनका GP मार्जिन 51.59% पर चला गया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त नंबर है। लेकिन उन्होंने 9.5 बिलियन रुपए का एक मुशारका फैसिलिटी ले लिया।
यानी कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। लेकिन जब बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था तो इतने बड़े कर्ज की जरूरत क्यों पेश आई? देखें, जब नंबर्स अच्छे होते हैं तो कंपनीज अग्रेसिवली एक्सपैंड करने का सोचती हैं। उन्होंने भी नई मशीनरी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये फाइनेंस लिया। मसला कर्ज का नहीं था। मसला ये था कि इस कर्ज पर जो मार्कअप था वो इंटरेस्ट रेट से लिंक था, और जैसे ही उन्होंने ये लोन लिया उनकी फाइनेंस कॉस्ट 106% यानी दुगनी बढ़ गई। बाप रे, दुगनी फाइनेंस कॉस्ट! ये तो एक बहुत बड़ा बीज बो दिया गया था आने वाले तूफान का। और वो तूफान पूरी शिद्दत से 2022 और 2023 में आया। और कैसा तूफान था वो! ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गईं, महंगाई आसमान छू रही थी। और एनर्जी क्राइसिस अलग था। मुझे याद है 2023 में हालांकि इनकी सेल्स में 22% का इजाफा हुआ था, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज की वजह से फाइनेंस कॉस्ट लगातार बढ़ती गई, जिसके नतीजे में इनका नेट प्रॉफिट 85.5% गिरकर महज 302 मिलियन रुपीस रह गया। सेल्स बढ़ने के बावजूद मुनाफा इतना गिर जाना किसी भी कंपनी के लिए खतरे की घंटी होती है। उनकी सारी कमाई बैंक को इंटरेस्ट पे करने में जा रही थी। बिल्कुल। और फिर आता है 2024, द बिग क्रैश। 2024 में कंपनी को 3.3 बिलियन रुपए का शदीद नेट लॉस हुआ। 3.3 बिलियन रुपए का नुकसान! ये फिगर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह एक 5,200 मिलियन रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस था, जो सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड पर चार्ज किया गया था, जो इनकी सब्सिडरी है। अब यहाँ आम इंसान सोचेगा कि क्या उनकी फैक्ट्री जल गई थी या पैसे चोरी हो गए थे, जो अचानक 5.2 बिलियन का नुकसान हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये असल में एक अकाउंटिंग टर्म है। इसको ऐसे समझ लें जैसे अगर आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी हो अच्छा। और अचानक मार्केट क्रैश होने की वजह से उसकी वैल्यू आधी रह जाए, तो वो वैल्यू का नुकसान आपको पेपर पे लिखना पड़ता है कि मेरी गाड़ी अब उतने की नहीं रही। ये बैंक अकाउंट से कैश नहीं गया, मगर इसने बैलेंस शीट हिला कर रख दी। सही, यानी एसेट की वैल्यू पेपर पर गिर गई क्योंकि अब वो उतना मुनाफा नहीं कमा सकती थी, लेकिन कैश फिजिकली गायब नहीं हुआ था। पर इस पेपर लॉस ने इनकी कर्ज लेने की सलाहियत और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को तो ठीक ठाक डैमेज किया होगा। एग्जैक्टली। और यही सबसे बड़ा झटका था 2024 का। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन गैर तारीख हालात के बाद कहानी अचानक उम्मीद की तरफ वापस आती है। 2025 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सेल्स में तो 4% की मामूली कमी आई, लेकिन प्रॉफिट वापस 436 मिलियन रुपए पर आ गया, यानी लॉस से वापस प्रॉफिट में। और इस वापसी के पीछे डीआरएपए का बहुत बड़ा किरदार था। अच्छा, ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे मार्जिन ठीक हो गए? ड्रैप ने असल में नॉन एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया था, यानी कीमतें आज़ाद कर दी थी। अच्छा, मतलब आम विटामिन्स और कॉफ सिरप्स वगैरह जैसी चीजों पर? जी, पहले इन सब पर कैप लगा हुआ था कि आप इससे महंगा नहीं बेच सकते। अब जब लागत बढ़ी थी तो कंपनी नुकसान पर दवाई बेचने पर मजबूर थी। डीरेगुलेशन से कंपनी अपनी कॉस्ट के हिसाब से कीमत एडजस्ट कर सकी, और इसका नतीजा ये निकला कि उनका जीपी मार्जिन वापस 50.81% पर आ गया। यानी बिजनेस दोबारा प्रॉफिटेबल हो गया उन लाइंस पर। लेकिन वो जो 9.5 बिलियन का पहाड़ जैसा कर्ज था, उसका क्या किया उन्होंने? वहां मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस सब्सिडियरी को, यानी सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड को, जिसका वो पेपर लॉस हुआ था, उसे बेच दिया, डाइवेस्ट कर दिया। वैसे ये बहुत मुश्किल कदम होता है किसी भी कंपनी के लिए, अपना एक हिस्सा बेचना। मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इस डाइवेस्टमेंट से जो कैश आया उससे उन्होंने अपने कर्ज उतारे, और इसका सीधा असर ये हुआ कि उनकी फाइनेंस कॉस्ट 43% कम हो गई। जबरदस्त। और उनका गियरिंग रेशियो, यानी कर्ज का जो लेवल होता है, वो 31% से गिरकर 21% आ गया। बोझ हल्का हो गया। और इस बोझ हल्के होने का नतीजा हमें दिखता है द हिस्टोरिक 2026 सर्ज में। अगर हम ऑनगोइंग फिस्कल ईयर यानी 2026 के पहले 9 महीने के आदाद शुमार देखें तो सेल्स 37% बढ़कर
26,185 मिलियन रुपए हो गई। और प्रॉफिट? प्रॉफिट तो अनबिलीवेबल है। नेट प्रॉफिट में 759% का इजाफा हुआ है और वो 2,309 मिलियन रुपीस तक पहुंच गया है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो पता चलता है कि जब कर्ज का बोझ हट गया और सप्लाई चेन बेहतर हो गई तो एक बुनियादी तौर पर मजबूत बिजनेस की असल कारकर्दगी उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। अब जब बैलेंस शीट साफ हो चुकी है और मुनाफे में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है तो सवाल यह है कि आगे क्या? उनका इरादा है कि वो अपना फुटप्रिंट जीसीसी यानी गल्फ कंट्रीज और सीआईएस कंट्रीज में फैलाएं। और वहां फैलाने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी में एक टर्म आती है, बायोसिमिलर्स। हाँ, मैं भी यही देख रही थी। आमतौर पर हम गोली या दवाई सुनते हैं तो केमिकल्स का ख्याल आता है। ये बायोसिमिलर क्या चीज़ है? देखें, बायोसिमिलर्स आम दर्दकश गोलियां नहीं हैं। ये बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनी इंतहाई पेचीदा दवाइयां होती हैं। जिंदा खलियों से बनी हुई? जी हाँ, लिविंग सेल्स से। इनको डेवलप करने में सालों लगते हैं और मशीनरी भी बहुत हाईटेक चाहिए होती है। अच्छा। सिलरे ने ड्रैप से डीनोसुमैब की अप्रूवल ली है, जो ऑस्ट्रोपोरोसिस और कैंसर केयर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अडालियोमैब, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है, वो पाकिस्तान की पहली लोकली मैन्युफैक्चर्ड बायोसिमिलर थी। ये तो फिर गेम चेंजर हो गया। यानी ये सिर्फ बेसिक दवाइयां पैक करने वाली कंपनी नहीं रही, ये अब पूरे हाईटेक बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल, और इसकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड और प्राइस दोनों बहुत ज़्यादा हैं। ये सच में लोकल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरा मानना है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज ही एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रिएट करती हैं। इस सब को देखते हुए मैं आखिर में दिमाग खोलने वाली एक सोच जरूर छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि लोकल इंडस्ट्री बाहर का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, आमतौर पर यही नैरेटिव होता है ना। लेकिन सेलर की कहानी से ये अहम सवाल पैदा होता है कि जब हमारी कंपनीज बायोटेक जैसी मुश्किल टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर रही हैं और प्राइसिंग आज़ाद हो रही है, तो क्या पाकिस्तान अगले चंद सालों में सिर्फ दवाइयां बनाने की बजाय पूरी दुनिया के लिए एक नया फार्मा और बायोटेक हब बन सकता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर ट्रेंड यही रहा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जी, उम्मीद तो यही है। तो देखिए आपको हमारी ये डीप रिसर्च कैसी लगी और आप मज़ीद किस टॉपिक या किस स्पेसिफिक कंपनी की स्टेटमेंट्स पर हमारी डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी ऐसी ही डिस्कशन देखना चाहते हैं, कमेंट्स में अपना मशवरा ज़रूर दें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। मज़ीद ऐसी फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। द मॉर्निंग में हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। Like and subscribe.